हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। तो दोस्तों, हम लोग जबरदस्त चल रहे हैं। हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4, जिसमें 8 स्टैंडर्ड्स थे, वो हम खत्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, जो हमारा प्लानिंग का चैप्टर है, वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, जिसमें ऐसे 200 और बेसिक्स इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ, और आज हमारा टारगेट है लगभग 60 to 70%। 60 to 70% दोस्तों, हम लोग इसमें खत्म करने वाले हैं आज बैंक ऑडिट। यस गाइस, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं बैंक ऑडिट। आइए, बैंक ऑडिट की दुनिया में हम लोग चलते हैं। इट्स गोइंग टू बी फन, बहुत मजा आने वाला है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर जो 240 है, हम लोगों ने हमारे रेगुलर क्लासेस में, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो सीक्वेंस में पढ़ा था, बिल्कुल हूबहू वही सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूं, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना जाए। बहुत ही स्मूथ हम लोग ग्लाइड इसमें करते चले जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात होती है बैंक ऑडिट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आइए ये समझते हैं कि कोई भी एडवांस नॉन परफॉर्मिंग कब बनता है। हमने बहुत ही सिंपल सा एक निमोनिक वहां पे दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा एक निमोनिक है, टी कैब्स। ठीक है, टी कैब्स। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके 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 ओके, आप यहां पे देखेंगे टी कैब्स। नाउ टी सेट फॉर टर्म लोन। बैंक के पॉइंट ऑफ सोचना है, ये पूरे चैप्टर के अंदर हमको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है दोस्तों। वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। ठीक है, बहुत ही कम चीजें जहां पे आपको ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। दे आर गिविंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे रहे कि बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, बैंक के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए, ठीक है, टी स्टैंड फॉर टर्म लोन। अगर बैंक ने टर्म लोन दिया है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन दिया है, 3 साल उससे ज्यादा का, तो बैंक क्या बोलता है कि भाई हर महीने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। और बहुत सिंपल सी चीज है, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रह जाता है फॉर मोर देन 90 डेज, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू रह जाता है मोर देन 90 डेज, तो वो बन जाएगा एनपीए। ठीक है, आइए, सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। बहुत बार बैंक क्या करता है, एक लिमिट देता है कि भाई तू 1 करोड़ तक पैसा उठा ले, तू 1 करोड़ तक पैसा उठा ले, तेरे को जितना पैसा उठाना है, तेरे को जितना पैसा, ठीक है, तेरे को जितना पैसा उठाना है उठा ले, तू 1 करोड़ तक। ठीक है, बस 1 करोड़ तक तू पैसा उठा सकता है, एक मैक्सिमम लिमिट देता है। वो कैश क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधारी, लोन लेना। या फिर ओवरड्राफ्ट, सीसी के अंदर एक सेपरेट अकाउंट बनता है, ओवरड्राफ्ट के अंदर सेपरेट अकाउंट नहीं बनता। एग्जिस्टिंग जो बैंक अकाउंट होता है, उसी में आप पैसा और विड्रॉ कर सकते हो, पैसे खत्म होने के बाद में भी। अब सीसी और ओडी के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता। सीसी और ओडी के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता कि भाई हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा, हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ ऑर्डर का दोस्तों। वहां पे आउट ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अरे अब ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ना, व्हाट डू मीन बाय आउट ऑफ ऑर्डर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, if amount outstanding is more than the limit, if amount outstanding is more than limit, अगर जो आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है बंदे का, if more than the limit for continuously 90 days or more, if amount outstanding is more than the limit for continuously 90 days or more, भाई साहब लिमिट थी 1 करोड़ की, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1.25 करोड़, और ऐसा चल रहा है 90 डेज और मोर, कितनी बुरी बात है। लिमिट के ऊपर तुम चले गए हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी होता है, कभी रिक्वेस्ट भी बोलता है थोड़ा सा मुझे और पैसा विड्रॉ करने दो, तब होता है। या फिर इंटरेस्ट लग लग के ऐसा होता है कि लिमिट के ऊपर चले गए। अगर बोरोअर लिमिट के ऊपर चला गया फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, एंड इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर वो एनपीए बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, सीसी के ऊपर जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो लिमिट से कम है, 1 करोड़ से कम है, लेकिन ये क्या, 90 डेज में कोई क्रेडिट ही नहीं है, सामने वाले बंदे ने पैसा ही जमा नहीं किया है। जब बंदा पैसा जमा करता है उसको बोलते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। नो क्रेडिट्स, उसने पैसा ही जमा नहीं किया। या फिर क्रेडिट्स है, मतलब पैसा जमा किया है, बट पैसा जमा किया है
बट इट इज नॉट कवरिंग इवन द डेबिट्स ऑफ द इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है, जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है वो भी कवर नहीं कर रहा है। जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है, जो इंटरेस्ट के डेबिट्स है वो भी कवर नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अगर ऐसा है तो भाई हम उसको बोल देंगे आउट ऑफ ऑर्डर, इट विल बिकम एनपीए। तो आउट ऑफ ऑर्डर में सिंपल है, आउट ऑफ ऑर्डर में सिंपल है, इफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज तो इट विल बिकम एनपीए। अगर अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज लेस देन द लिमिट एंड कोई क्रेडिट ही नहीं है, या फिर क्रेडिट जो है, जो डेबिट से इंटरेस्ट के जितना इंटरेस्ट है उतना पैसा भी जमा नहीं कर रहा है फॉर 90 डेज और मोर, तो वापस क्या बन जाएगा, एनपीए। आइए दोस्तों, बहुत सिंपल है। बैंक ऑर्ड में हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी लोन जिसको हम लोग बड़े प्यार से बैंक ऑर्ड बोलते हैं एडवांसेस, कोई भी एडवांसेस एनपीए कब होता है, टर्म लोन के केस में। इफ अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इट विल बिकम एनपीए। सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट, ठीक है, टी कैप्स हमारा शॉर्टकट है, सी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में हमारा कॉन्सेप्ट है आउट ऑफ ऑर्डर का, अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा तो एनपीए। इफ इट इज मोर देन द, इफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज मोर देन द लिमिट फॉर कंटिन्यूअसली 90 डेज और मोर, एनपीए हो जाएगा। इफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज लेस देन द लिमिट but there are no credits ही नहीं है, फिर credits are not enough to even the cover the debits of the interest, it will again become NPA। वापस ये NPA बन जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। सर क्रेडिट कार्ड का अमाउंट NPA कब होता है? क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, सर क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो NPA कब होगा? When will it become NPA? आइए सीसी के अंदर बहुत ही सिंपल सा, सीसी के अंदर बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल सा गेम है। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपके कैश के, आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर, सॉरी आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत सिंपल सा फंडा है। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दोस्तों, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट रहता है, आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डेट रहता है। आइए देखिए, आपका स्टेटमेंट डेट है, एक पर्टिकुलर डेट पे स्टेटमेंट जनरेट होता है, मतलब उस दिन तक के जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट जनरेट होता है, ठीक है। और वहां पे लिखा होता है कि भाई आपको कितना पैसा देना है, लिखा होता है सामने वाले क्रेडिट कार्ड होल्डर को टोटल कितना ड्यू है, उसमें से वो बताते हैं मिनिमम अमाउंट कितना पे करना है, इस महीने मिनिमम कितना पे करना है वो बताते हैं, साथ में ड्यू डेट भी बताते हैं, ठीक है, कि कब तक पे करना है। लेकिन मैं बता दूं उनकी ड्यू डेट काम की नहीं होती, क्यों नहीं काम की होती, आइए क्रेडिट कार्ड के केस में बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के केस में कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं होता, ठीक है सर, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट होते हैं। क्रेडिट कार्ड पे इंस्टॉलमेंट होते हैं मतलब वो क्रेडिट कार्ड के अंदर डेबिट होते चले जाते हैं, वो तो अलग चीज हो गई, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने जनरेट होता है। ये जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट जनरेट होगा इसमें कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं होता, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ड्यू दिया रहता है। अगर बोरोअर ने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं किया विद इन 90 डेज, पे नहीं किया विद इन 90 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, तो वो क्रेडिट कार्ड जो रहेगा, जो उसका अमाउंट रहेगा वो भी एनपीए हो जाएगा, इट विल बिकम एनपीए। मतलब आरबीआई क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होने दो, सबको एक महीने का टाइम मिलने दो, वहां से 90 डेज के अंदर, वहां से 90 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्रेडिट कार्ड को भी हम लोग एनपीए डिक्लेयर कर देंगे, विल डिक्लेयर एज एनपीए, ठीक है। आइए फिर टी कैप्स, टी फॉर टर्म लोन हो गया, सी फॉर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट हो गया, आपका सी फॉर क्रेडिट कार्ड हो गया, ए फॉर एग्रीकल्चर एडवांस। अगर बैंक ने एग्रीकल्चर एडवांस दिया है तो हमको देखना पड़ेगा कौन से क्रॉप के लिए दिया हुआ है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिया है या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दिया है। इज इट गिवन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, इज इट गिवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, ठीक है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब क्या, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिसको रेडी होने में 1 साल से ज्यादा लगता है, जैसे शुगर केन, और बाकी जो क्रॉप्स है जिनको कम समय लगता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। देखो बहुत सिंपल है, अगर अगर एग्रीकल्चर एडवांस दिया है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, ठीक है, फार्मर को हम लोग बोलेंगे बेटा ड्यू डेट तक पैसे दे दे, ठीक है, हमको बैंक के पॉइंट बेटा ड्यू डेट तक पैसे दे दे। अगर फार्मर ड्यू डेट तक पैसे नहीं देता है तो ड्यू डेट के बाद में हमको वेट करना पड़ेगा फॉर 1 क्रॉप सीजन। बैंक विल हैव टू वेट फॉर 1 क्रॉप सीजन, और एक क्रॉप सीजन के बाद भी पैसा ना मिले, ठीक है, तो फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा उसको एनपीए। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में क्या होगा,
शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तो बैंक को वेट करना पड़ेगा फॉर 2 क्रॉप सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो डिक्लेयर होगा, उसके बाद वो मार्क होगा एज एनपीए। अब हर स्टेट में क्रॉप्स अलग अलग होते हैं, सीजन अलग अलग होते हैं, इसीलिए स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी होती है। स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी तो बताती है कि हर स्टेट में आपके लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कौन से है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कौन से है, सीजन कब शुरू होता है, ड्यू डेट कब होना चाहिए एंड सो ऑन। ये स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी आपको बताता है। आइए, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। बिल परचेस करना एक प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन फाइनेंसिंग है। बिल परचेस करना एक प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन आपकी फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। इट इज नथिंग बट शॉर्ट ड्यूरेशन फाइनेंसिंग। तो गाइज, ठीक है, इसके अंदर अगर ड्यू डेट पे, आइडियली बैंक को ड्यू डेट पे बिल का पैसा मिल जाना चाहिए था। अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलता, इट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो इट विल बिकम एनपीए। आप देखो, जहां पे बहुत सिंपल सिंपल चीजें ना, वर्डिंग है मोर देन 90 डेज, बाकी जगह पे वर्डिंग है 90 डेज, ठीक है। जैसे आपके सीसीओडी में है 90 डेज, क्रेडिट कार्ड में है 90 डेज, ठीक है। और यहाँ पे सीजन की बात करें, लेट्स फ्रीज गाइस, हम लोग बैंक ऑडिट पढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने अभी पढ़ा एनपीए के नॉर्म्स। शॉर्टकट है टी कैप्स, टी फॉर टर्म लोन्स। अगर अमाउंट ओवर ड्यू मोर देन डेज, एनपीए। सीसीओडी में अगर आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो एनपीए, ठीक है। इट विल बिकम एनपीए। फिर हम लोग एग्रीकल्चर, अगर फिर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे नहीं किया विद इन 9 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट, इट विल बिकम एनपीए। एग्रीकल्चर एडवांस में लॉन्ग ड्यूरेशन में वेट करेंगे एक क्रॉप सीजन का, शॉर्ट ड्यूरेशन वेट करेंगे 2 क्रॉप सीजन का, और बिल परचेस में अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, इट रिमेंस ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, वापस क्या बन जाएगा, एनपीए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे करेक्ट इनकरेक्ट, इस पे छोटा मोटा केस, ये सब कुछ इस पे आने के चांसेस है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, ठीक है, और एनपीए के अंदर आप जाओ, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे और ये नॉर्म्स को लगाने के लिए जाओगे, तो बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस और कंफ्यूजन्स अराइज होंगे, और आरबीआई ने वो उसको भी क्लैरिफाई किया है, क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, एक्सेप्शंस दिए हैं। ये जो जनरल रूल हम लोग पढ़ के उसको लेकर, 1 मिनट दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट। आइए एक्सेप्शंस क्लैरिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नाउ हमने एक सिंपल सी कहानी बताई है, जो इमेजेस है उसको देखते जाइए। सबसे पहले सिंपल सी कहानी में ऐसा है, आईसीआईसीआई बैंक ने मुकेश भाई को लोन दिया है, आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है, आपके आईसीआईसीआई बैंक ने मुकेश भाई को लोन दिया है, ऐसा हम लोग कहानी में लेकर चल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने, हमारे आईसीआईसीआई बैंक ने मुकेश भाई को लोन दिया है। आइए पहला कॉन्सेप्ट, तो आईसीआईसीआई बैंक ने मुकेश भाई को, ठीक है, 1 मिनट, आईसीआईसीआई बैंक ने मुकेश भाई को मल्टीपल, मुक्कू भाई लिखा हुआ है भाई, सर अलग ही मजे ले रहे हो आप, मुकेश भाई को, मुक्कू भाई को, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, मुक्कू भाई को मल्टीपल लोन दिए, 10 करोड़ का लोन दिया है, 100 करोड़ का लोन दिया है, 1000 करोड़ का लोन दिया है, 10,000 करोड़ का लोन दिया है। अगर, ठीक है, सिंपल बोला है आरबीआई ने, भले ही आप सारे लोन का रीपेमेंट कर रहे हो,
एक लोन 10 करोड़ का अगर मुकेश भाई रिपेमेंट नहीं करते, क्या लिखा है, इवन अगर मल्टीपल लोन और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए, एक भी लोन का या एक भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रीपेमेंट बराबर नहीं होता है, तो सारे लोन्स और सारे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे, एनपीए। बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। अगर एक भी लोन या फिर एक भी इन्वेस्टमेंट पे अगर रीपेमेंट नहीं होता है, तो जितने के जितने लोन्स है, जितने के जितने इन्वेस्टमेंट है, सारे के सारे एनपीए हो जाएंगे। ऑल ऑफ देम विल बिकम एनपीए। ठीक है, आइए, सारे के सारे आपके एनपीए हो जाएंगे। तो रूल क्या है, बोरोअर वाइज। एक पर्टिकुलर बैंक ने अगर एक बोरोअर को मल्टीपल लोन दिया, एक लोन गया, तो सारे लोन उस बोरोअर के एनपीआई हो जाएंगे। लोन के केस में नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट केस में नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत ज्यादा खतरनाक है ये रूल। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश भाई ने क्या किया, अरे भाई मुकेश भाई के पास तो इतना पैसा है, लेकिन ऐसी हाइपोथेटिकल, मुकेश भाई ने अपना एंटीला 10,000 करोड़ का गिरवी रखा है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, कोई बुरा मत मानिए मुकेश भाई की, भाई अपन भी फैन है मुकेश भाई की, बिल्कुल बुरा मत मानना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो मुकेश भाई ने एंटीला सिक्योरिटी पे दिया। सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। लेट्स डिस्कस अबाउट सिक्योरिटी। देखिए, आइए वापस, आईसीआईसीआई बैंक ने 10,000 करोड़ का लोन दिया। मुकेश भाई ने 10,000 करोड़ का लोन दिया। मुकेश भाई ने बदले में एंटीला 10,000 का लोन दिया। मुकेश भाई ने बदले में एंटीला दिया है भाई। बदले में ये देखो 10,000 करोड़ का लोन है, और मुकेश भाई ने बदले में क्या दिया है, एंटीला दिया है दोस्तों। ठीक है, अब क्या ये लोन कभी एनपीए बन सकता है? यस। कोई सिक्योरिटी लोन को एनपीए से नहीं बचा सकता है। अगर टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा तो लोन एनपीए हो जाता है। फिर वो सिक्योर्ड हो कि अनसिक्योर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी कैनॉट सेव एनी लोन फ्रॉम एनपीए। टाइम पे पैसा दो, टाइम पे पैसा नहीं दिया तो एनपीए हो जाएगा। सिक्योरिटी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतना ही तुमको घमंड है तुम्हारे सिक्योरिटी पे, इतना ही घमंड है तुमको तुम्हारे सिक्योरिटी पे, तो उसको बेचो और पैसा वसूल करो। तो उसको बेच डालो और पैसा वसूल कर डालो भाई। ठीक है, आइए, अब मैं एक चीज बताऊंगा, फिर हम लोग मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। ये आप जानते होंगे, देखिए, कोई भी लोन है, ड्यू डेट तक भाई सब बराबर चल रहा है, परफॉर्मिंग एसेट। ड्यू डेट से 90 दिन होते हैं, ड्यू डेट तक परफॉर्मिंग एसेट, 90 दिन तक परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन के बाद उसको टैग लग जाता है। 90 दिन के बाद उसको टैग लग जाता है। उसको किस चीज का टैग लग जाता है? 90 दिन बाद उसको टैग लग जाता है एनपीए का। इट विल बिकम एनपीए। अब एनपीए के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आती है सब स्टैंडर्ड एसेट। एक साल तक पैसा नहीं मिलेगा, एक साल तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट में पड़ा रहेगा फॉर 1 ईयर। एक साल तक पैसा नहीं मिला तो एनपीए में सबसे पहली कैटेगरी आती है सब स्टैंडर्ड एसेट। एक साल खत्म होने के बाद कैटेगरी और भी, ठीक है, खतरनाक हो जाती है। एक साल के बाद में इट विल गो टू डाउटफुल एसेट, तो डाउटफुल एसेट में चला जाएगा। आफ्टर 1 ईयर इट विल गो टू डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में भी कैटेगरी होती है, डाउटफुल सब कैटेगरी होती है, डाउटफुल फॉर 1 ईयर। भाई साहब, एक साल डाउटफुल का भी हो गया, ठीक है, एक साल डाउटफुल का भी हो गया, अभी पैसे नहीं मिले, तो डाउटफुल की अगली कैटेगरी में जाएगा, डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर। डाउटफुल फॉर अगली कैटेगरी में जाएगा, डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर। और भाई साहब अगर 3 साल भी पूरे हो जाए, अगर भाई साहब आपके 3 साल भी पूरे हो जाए, तो फिर वो जाएगा, ठीक है, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स। देखो एक कैटेगरी है, 90 दिन तक परफॉर्मिंग एसेट, 90 दिन के बाद एनपीए में पहली कैटेगरी सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर 1 ईयर। एक साल खत्म होने के बाद में डाउटफुल फॉर 1 ईयर, वो उसका भी एक साल खत्म होने का डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर। उसके बाद में डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स। और अगर मार्केट में दिवालिया घोषित हो गया ना, अगर मार्केट के अंदर दिवालिया घोषित हो गया, तो इट विल बिकम लॉस एसेट, तो वो लॉस एसेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये अलग अलग कैटेगरीज है एनपीए की। इतनी कैटेगरीज क्यों बनाई सर?
ठीक है, अगर मार्केट में दिवालिया घोषित हो गया तो इतना वेट भी नहीं करना पड़ता। इतनी अलग अलग कैटेगरीज क्यों बनाए? क्योंकि प्रोविजन फॉर पे एनपीए बदल जाता है। देखो एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा है कि क्या फर्क पड़ता है इसका, ठीक है, कैटेगरीज क्यों बनाई हुई है, ठीक है, सिक्योरिटी का क्या फर्क पड़ता है, पूछा हुआ है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एसेट की, अगर हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एसेट की, तो 0.4% प्रोविजन की रिक्वायरमेंट 0.4%, ठीक है। सिक्योर्ड में मैं कैसे रखता हूं 15, 25, 40, 100, सब स्टैंडर्ड में 15%, ठीक है। फिर डाउटफुल 15, 25, 40, 100, डाउटफुल फॉर 1 ईयर 25%, 1 to 3 ईयर 40%, फिर 100%, डाउटफुल थे 100%, 15, 25, 40, 100। अगर अनसिक्योर्ड है, अच्छा, इतना मेंटेन करना है, इतना बनाना नहीं, इतना मेंटेन करना है, ठीक है। 15, फिर आगे 25 मेंटेन करना, फिर आगे 40 मेंटेन करना, फिर आगे 100, 100 के ऊपर थोड़ी प्रोविजन बनाएंगे भाई। अनसिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड के अंदर 25 और 100, अनसिक्योर्ड के अंदर सीधा भाई अनसिक्योर्ड है, रिस्क ज्यादा है, प्रोविजन ज्यादा बनाओ। जैसे ही सब स्टैंड लगा 25%, जैसे ही उसके ऊपर गया 100% का प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। आइए सर ये क्यों बताया? क्योंकि अब ये काम आने वाला है। देखो अभी ऐसी जो हमारा एग्जाम्पल था, मुकेश भाई का एग्जाम्पल था, मुकेश भाई के एग्जाम्पल में सपोज सी लेवल बढ़ने लगा और एंटीला थोड़ा थोड़ा डूबने लगा, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है कि सपोज सिचुएशन है जहां पे सिचुएशन ऐसी है, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ रिकवरी है। सपोज रिलायंस के बिजनेस बराबर नहीं चल रहे, कोई फ्रॉड वॉर्ड हो गया है ग्रुप के अंदर, ऐसा कुछ हो गया, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ रिकवरी है, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ रिकवरी, और उसमें पता चलता है सिक्योरिटी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उसका मतलब होता है इरोजन। भाई साहब मार्केट में पहले ही वातावरण बेकार था, भाई साहब मार्केट में पहले ही वातावरण बेकार था, एटमॉस्फेयर बेकार था, एटमॉस्फेयर बेकार था, ऊपर से इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया, इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। अगर ये दो चीजें एक साथ हो जाए ना तो क्या होगा उसमें, अगर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी फॉल्स बिलो 50%, मतलब 10,000 करोड़ की थी एंटीला, आज हो गई है 4,000 करोड़ की, फॉल इज मोर देन 50%, फॉल इज मोर देन 50, बिलो 50% चला गया। अगर बिलो 50% चला गया तो लोन को सीधा डाउटफुल करेंगे। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों ने बोला था एनपीए की पहली कैटेगरी होती है सबस्टैंडर्ड, लेकिन आरबीआई बोलता है अगर ये दो चीजें एक साथ हो गई, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ रिकवरी है और इरोजन इन वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है मोर देन 50%, ठीक है, वो 50% की भी नीचे जा चुकी है वैल्यू, इतना खतरनाक है, वैल्यू इज बिलो 50%, तो भाई साहब अब तो फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, अब तो फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी को बाईपास करके सीधा डाउटफुल में डाल दो, सीधा डाउटफुल के अंदर। और वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इतनी गिर गई है कि लोन का 10% भी वसूल नहीं कर रहे हैं, हालत और खराब हो गई है। लोन है 10,000 करोड़ का, एंटीला की वैल्यू सपोज 600 करोड़, अरे भाई साहब 10% भी रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसे केस में तो इतना भयंकर फास्ट ट्रैक होता है, सीधा उसको लॉस एसेट ट्रीट कर देंगे, डायरेक्टली वी विल ट्रीट इट, डायरेक्टली वी विल ट्रीट इट एज लॉस एसेट, सीधा का सीधा लॉस एसेट उसको ट्रीट कर देंगे। आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ये एग्जाम में आए, ठीक है। आइए यही बात यहां पर दी हुई है, यही बात यहां पर दी हुई है, ठीक है। वापस पहला आईसीआईसीआई बैंक से हमको याद आता है, एक हाथ भी गया तो सारे के सारे लोन, सारे के सारे लोन फॉर दैट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बिकम एनपीए एनपीआई। फिर एंटीला से अपने को याद आता है सिक्योरिटी बचा नहीं सकता है लेकिन सिक्योरिटी डुबा सकता है, भयंकर डुबा सकता है, अगर डेडली कॉम्बिनेशन साथ में आ जाए ना, अगर डेडली कॉम्बिनेशन, अगर डेडली कॉम्बिनेशन साथ में आ जाए ना तो चीजें डाउटफुल हो सकती है या फिर चीज डायरेक्टली लॉस एसेट हो सकती है। आइए आपको इमेज से एक एक चीज याद रहेगी। अब रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी की हम बात कर रहे हैं, यार बहुत बड़ी रिफाइनरी है, बहुत सारे लोगों को मिलकर लोन देना पड़ेगा, जब दो या ज्यादा लोग मिलकर लोन देते हैं तो उसको कंसोर्शियम लोन बोला जाता है, दो या ज्यादा लोग मिलकर लोन देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको कंसोर्शियम लोन, उसको हम लोग कंसोर्शियम लोन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कंसोर्शियम लोन में जो सब कंसोर्शियम लोन के अंदर जो सबसे ज्यादा लोन देता है उसको लीड बैंक बोलते हैं, उसको लीड बैंक बोला जाएगा, और जो बाकी लोग रहते हैं उसको पार्टिसिपेटिंग बैंक बोला जाएगा। ये जो लीड बैंक होगी ना, यही पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स अग्रीमेंट सारा काम यही करेगी, सबसे पैसे लेके लोन देने का काम यही करेंगे, मंथली बेस पे इंस्टॉलमेंट लेके सब में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यही करेंगे, यही पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। सपोज 3 बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, और कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक है। अब एसबीआई को पैसा मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा मिल रहा है, कैनरा बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है,
कैनरा बैंक इज नॉट गेटिंग मनी ऑन टाइम फॉर सम रीजन, ठीक है, उनका रिलायंस के साथ में कुछ गड़बड़ है, एग्रीमेंट में लिखा था उनको आखिरी में पैसा मिलेगा, बचेगा नहीं मिलेगा, फॉर एनी रीजन। अब क्या होगा? टीटीएमएम, तेरा तू मेरा मैं, सब अपना अपना देखेंगे। जिसके बुक्स में प्रॉपर रिकवरी हो रही है वो परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करेगा, जिसके बुक्स में रिकवरी नहीं हो रही है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करेगा। सब अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या स्टेटस है उसके हिसाब से चलेंगे, और बिल्कुल सही है। सबको अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही पता होता है, सबको अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पता होता है, लोगों को दूसरे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पता नहीं होता है। तो तेरा तू मेरा मैं, तेरा तू, ठीक है, तेरा तू मेरा मैं, सब लोग अपना अपना सोचकर चलेंगे दोस्तों। एवरीवन विल गो एज पर देयर ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जहां पे रिकवरी हो रही है परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करेंगे, जहां पे रिकवरी नहीं हो रही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकवरी का स्टेटस देखना पड़ेगा। अब इसमें जब पैसे टाइम पे मिलते हैं उसको बोलते हैं लोन सर्विस हो रहा है। जब पैसे टाइम टाइम पे मिलते हैं उसको बोलते हैं लोन सर्विस हो रहा है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, ठीक है। जब पैसा टाइम पे ना मिले उसको बोलते हैं लोन सर्विस नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गेटिंग सर्विस्ड। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी इस चीज को लेकर आपको समझ में आ गया। नाउ इसमें एक छोटी सी बात और बोलिए। सपोज पैसा मिल चुका है, लीड बैंक को पैसा मिल चुका है, लीड बैंक को पैसा मिल चुका है, लीड बैंक ने, ठीक है, लीड बैंक को पैसा मिल चुका है, लीड बैंक ने कंफर्म कर दिया, कंसल्ट, देखिए तुम्हारा पैसा मुझे मिल चुका है, मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रोसीजरल चीज बस बाकी है, एक दो दिन में पैसा मिल जाएगा, ईयर एंड के बाद में एक दो दिन में पैसा मिल भी गया। क्या हम इसको अभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्या हम इसको अभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट करेंगे क्या? नहीं, ठीक है। अगर सब कुछ बढ़िया है, पैसा मिल चुका है, सामने वाला बंदा एक्सप्रेस कंसर्न देता है कि भाई तुम्हारा पैसा मिल गया है, कोई इशू नहीं है, चैलेंज नहीं है, मैं तुमको दे रहा हूं, प्रोसीजर चीजों की वजह से बस पैसा अटका था, ठीक है, और पैसा मिल भी गया है बाद में, तो आरबीआई बोलता है अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बस प्रोसीजर चीजों की वजह से पैसा अटका था, इतने कठोर मत बनो, इसको आपको नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है। जो लीड बैंक है उसके पास पैसा आ गया, उसने कंफर्म कर दिया कि पैसा देने वाला हो, बस प्रोसेस चीज है, एक दो दिन में पैसा मिल भी चुका है, नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अब तो आपके रिफाइनरी से आपको पॉइंट याद आएगा, भाई बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, कंसोर्शियम लोन, दो या ज्यादा बैंक मिलकर जब पैसा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसोर्शियम लोन, ठीक है। सब लोग कैसे देखेंगे? तेरा तू मेरा मैं, सब अपना अपना देखने वाले हैं, तेरा तू मेरा मैं। आइए अब आगे बात करते हैं टेम्पररी डेफिशिएंसी, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। कभी कभी एनपीए होता है, भाई बोरोअर, सामने वाला बोरोअर टाइम पे पैसे दे रहा था, सामने वाला बोरोअर टाइम पे पैसे दे रहा था, फिर भी एनपीए हो सकता है। सर ऐसे कैसे? अगर वो डॉक्यूमेंट्री चीजों को सबमिट नहीं करता या प्रोसीजरल चीजें नहीं करता है तो उसके वजह से भी आरबीआई नाराज हो जाता है और एनपीए हो सकता है, ठीक है। आइए फटाफट तीन यहां पे केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोरोअर को वर्किंग कैपिटल लोन दिया था, वर्किंग कैपिटल लोन दिया था, उसने हमको करंट एसेट सिक्योरिटी में दिए, बहुत बढ़िया। उसकी जिम्मेदारी थी हर क्वार्टर, जैसी क्वार्टर खत्म हो, जैसी क्वार्टर खत्म हो, 3 महीने खत्म हो, सामने वाले को स्टॉक स्टेटमेंट, सामने वाले को स्टॉक स्टेटमेंट या डेटर का सामने वाले को स्टॉक स्टेटमेंट या डेटर का स्टेटमेंट देना जरूरी हो जाएगा। भाई साहब सामने वाला वो स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है, बहुत बुरी बात, बहुत गंदी बात, बहुत ही गलत बात। आरबीआई बोलता है कि बैंक के पास में, अब आरबीआई बोलता है अगर आपने वर्किंग कैपिटल लोन दिया ऑन द बेस ऑफ करंट एसेट्स और सामने वालों की जिम्मेदारी थी क्वार्टरली बेसिस पे स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर स्टेटमेंट सबमिट करना, ठीक है, वो लोग सबमिट नहीं कर रहे। ऐसे केस में अगर बैंक के पास में जो स्टेटमेंट है इट इज ओल्डर देन 3 मंथ्स, बैंक के पास में जो स्टेटमेंट है उसको 3 महीने से ज्यादा हो गए, बैंक के पास में जो स्टेटमेंट है उसको 3 महीने से ज्यादा हो गए, बैंक के पास में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, उस अकाउंट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा इररेगुलर अकाउंट। उसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे? इररेगुलर अकाउंट। और अगर ऐसा कंटिन्यू हो गया, अगर ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहा, ठीक है, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, अगर ऐसा चलता रहा फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, इट विल बिकम एनपीए, तो वो आपका एनपीए बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, इट विल बिकम एनपीए। अगर सामने वाले ने जो स्टॉक स्टेटमेंट है, ठीक है, बराबर सबमिट नहीं किया, बैंक के पास में जो स्टेटमेंट इज ओल्डर देन 3 मंथ्स, इररेगुलर, और अगर ऐसा चलता रहा
for 90 days it will become NPA। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी बैंक सीसी लिमिट ओडी लिमिट देता है तो जनरली 1 साल का होता है, 1 साल का होता है। सामने वाले की जिम्मेदारी है 1 साल खत्म होने के ऊपर वापस आओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एप्लीकेशन सबमिट करो और अपनी सीसी ओडी को आप 1 साल से और आगे एक्सटेंड कर दो। भाई साहब सीसी ओडी की ड्यू डेट हो गई, सीसी ओडी का टेन्योर खत्म हो चुका है, ठीक है, रिन्यू करने की ड्यू डेट गुजर चुकी है। इट इज, अगर इसको रिन्यू नहीं करवाया जाता, अगर बोरोअर ड्यू डेट के बाद में रिन्यू नहीं करता विद इन 180 डेज, रिन्यू नहीं करता विद इन 180 डेज, इट विल बिकम एनपीए, ये एनपीए बन जाएगा, ठीक है। आइए बहुत सिंपल है। फिर सामने वाले को एडहॉक क्रेडिट दिया था। एडहॉक क्रेडिट मतलब होता है टेम्पररी क्रेडिट, थोड़े समय के लिए टेम्पररी क्रेडिट, इमरजेंसी क्रेडिट। अब सामने वाले की जिम्मेदारी थी कि टेम्पररी क्रेडिट है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर सामने वाला बंदा रीपे कर दे, सामने बंदा रीपे कर दे। अरे यार, टेम्पररी क्रेडिट देकर, एडहॉक क्रेडिट देकर, ठीक है, आपका काफी समय हो चुका है, बंदा ना उसको रीपे कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है, ना उसको रेगुलर लिमिट में कन्वर्ट कर रहा है, विद इन 180 डेज इट विल बिकम एनपीए। अगर एडहॉक क्रेडिट वाली चीज आपने रिजॉल्व नहीं की, आपने रीपे नहीं की, उसमें प्रोसीजर आपने नहीं की, विद इन 180 डेज इट विल बिकम एनपीए। तो ये एनपीए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। तो कभी कभी अगर आप डॉक्यूमेंट्री चीजें या प्रोसीजरल चीजें नहीं करते हो तो वापस एनपीए हो जाता है। स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 मंथ्स, ऐसा 90 डेज तक चलता रहा, एनपीए। रिन्यूअल नहीं किया फ्रॉम ड्यू डेट विद इन 180 डेज, एनपीए। अगर आपने एडहॉक क्रेडिट को रिजॉल्व नहीं किया, रेगुलर में कन्वर्ट नहीं किया विद इन 180 डेज, इट विल बिकम एनपीए। तो वापस ये आपका एनपीए हो जाएगा। एग्रीकल्चर एडवांस में क्या होगा? आइए बहुत सिंपल है, आइए बहुत सिंपल। अगर एग्रीकल्चर एडवांस दिया है, अगर बैंकों ने एग्रीकल्चर एडवांस दिया है और अचानक नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है और बैंक वाले अपना दिल बड़ा करते हैं और बोलते हैं हम आपका लोन शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, हम आपका लोन रीशेड्यूल कर देंगे, हम आपका लोन एक्सटेंड कर देंगे, पूरे खुले मन से फार्मर्स को मदद करते हैं। तो आरबीआई बोलता है ऐसे केस में, एक तो एग्रीकल्चर लोन था, ऊपर से नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसमें तुमने सामने वालों को हेल्प कर दिया, बहुत प्यारी चीज है, बहुत सुंदर चीज है। ऐसे केस में, ठीक है, आरबीआई बोलता है कि आपके एनपीए के लिए अब पुराने डेट्स रेलेवेंट नहीं होंगे, पुराने डेट्स जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होंगे, आपके जो नए डेट्स है, रीशेड्यूल के जो डेट्स है वो रेलेवेंट होंगे। इससे दोनों को बहुत रिलीफ मिलेगा, बैंक्स को भी बहुत रिलीफ मिलेगा, उनके लोन एनपीए नहीं होंगे, फार्मर्स को भी बहुत रिलीफ मिलेगा, उनके लोन एनपीए नहीं होंगे। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन में आरबीआई बोलता है पुरानी डेट्स को भूल जाओ और नई डेट्स को लेकर आप आगे बढ़ो, ठीक है। आइए दोस्तों, पहले आईसीआईसीआई के बैंक से इमेज से हमको समझ में आया, एक लोन गया तो सारे लोन गए। फिर एंटीला से हमको समझा सिक्योरिटी बचा नहीं सकती है लेकिन सिक्योरिटी डुबा सकती है। फिर रिफाइनरीज के फोटो से आपको पता चला कंसोर्शियम में तेरा तू मेरा मैं, सब आप अपना सोचेंगे। इन्वेंट्री से हमको पता चला डॉक्यूमेंट्री और प्रोसीजर चीजें करने का, नहीं तो एनपीए हो जाते। एग्रीकल्चर से हमको पता चला, अगर ठीक है एग्रीकल्चर नेचुरल कैलेमिटी, अगर बहुत दुखी घटना थी, अगर बैंक हेल्प करेंगे तो आरबीआई बैंक को हेल्प करेगा, सबके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आइए नाउ सेवियर्स, क्या कुछ लोग इसी के अंदर, अभी अभी हम लोगों ने 5 चीज देख ली, इसी के अंदर आइए सेवियर्स, ठीक है, क्या कुछ चीजें बचाती है? रेगुलराइजेशन, अगर ईयर एंड के पहले बैलेंस शीट, अगर ईयर एंड के पहले बैलेंस शीट डेट तक अगर कोई भी बंदा अपने ओवरड्यू अमाउंट को रीपे करता है, खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं तूने तेरे अकाउंट को रेगुलराइज कर दिया, तूने तेरे अकाउंट को रेगुलराइज कर दिया। कोई भी अपने अकाउंट को रेगुलराइज कर देगा तो वो अकाउंट एनपीए से बाहर आ जाएगा, वो अकाउंट एनपीए से बाहर आ जाएगा, वो अकाउंट परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट हो जाएगा। यस, परफॉर्मिंग एसेट ट्रीट होगा। लेकिन अगर छानबीन पे ऐसा पता चला बस आखिरी में कुछ पेमेंट की एंट्री आई थी और पैसे वापस विड्रॉ हो गए, हे भगवान, आखिरी में पैसे आए थे और पैसे वापस विड्रॉ हो गए, या फिर ऐसा पता चला, ठीक है, बैंक ने एक नया लोन दिया था पुराने लोन को रीपे करने के लिए, इसका मतलब ऐसा है कि बोरोअर की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है
और इस चीज को छुपाया जा रहा है, इस चीज को छुपाया जा रहा है एंट्रीज के जरिए, पैसे दिखाना, फिर पैसे ले जाना इधर से उधर, मतलब एक नया लोन देना पुराने लोन को रीपे करने के लिए। इसका मतलब बोरोअर के फाइनेंशियल हेल्थ में प्रॉब्लम है, इनहेरेंट वीकनेस है। ऐसे केस में वापस उस लोन को डीम कर दिया जाएगा एनपीए। भले ही पैसे मिल चुके थे, भले ही पैसे मिल चुके थे, रेगुलराइजेशन हो चुका था, लेकिन अगर ऐसा इनहेरेंट वीकनेस मिलेगा, अगर ऐसे मैनिपुलेशन मिलेंगे, तो उसको डीम कर दिया जाएगा, उसको डिक्लेयर किया जाएगा कि बेटा तेरा लोन ना एनपीए हो जाएगा, बेटा तेरा लोन तो एनपीए हो जाएगा। तो रेगुलराइजेशन बहुत अच्छी चीज है, बचा सकता है, लेकिन अगर इनहेरेंट वीकनेस है तो फिर बचा नहीं सकता, उसको डीम कर देंगे एनपीए। आइए बात करते हैं गवर्नमेंट गारंटी की। अगर हमको बैंक के पॉइंट में सोचना, हमें ध्यान रखना, अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी, हमने लोन दिया और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी को सबसे सॉलिड, सबसे बड़ा माना जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी ना दोस्तों, तो वो लोन कभी भी एनपीए नहीं होगा, कभी भी एनपीए नहीं होगा, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर एनपीए नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को कोई नहीं गिनता, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को कोई नहीं गिनता, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है उसको हम लोग बिल्कुल नहीं गिनने वाले, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं, उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं गिनने वाले हैं। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ये आपके केस स्टडी में आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो एनपीए से बच जाएगा, प्रोविजन फॉर एनपीए नहीं बनाना पड़ता। स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को कोई नहीं गिनता, अकाउंट एनपीए था, एनपीए रहेगा। फिर तो पहला सेवियर रेगुलराइजेशन, बचा सकता है रेगुलराइजेशन, लेकिन दाल में काला है तो नहीं बचा पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी बचा सकती है बस। फिर ये सुपर 5 सिक्योरिटीज है, ये सुपर 5 सिक्योरिटीज है, संजीवनी बूटी है दोस्तों। अगर हमने लोन दिया है बदले में सिक्योरिटी, अगर हमने लोन दिया है और बदले में हमको सिक्योरिटी में क्या मिला है, एफडी मिला है। बदले में हमको सिक्योरिटी में एफडी मिला है, ठीक है, एफडी मिला है, या फिर हमको एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिला है, केवीपी किसान विकास पत्र मिला है, आईवीपी इंदिरा विकास पत्र मिला है, एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है। अगर बदले में हमको ऐसे 5 इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, अगर बदले में हमको ऐसे 5 इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं ना, ठीक है, 5 इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ऐसे हमको 5 इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, तो वो लोन कभी भी एनपी नहीं होगा, इतना भयंकर भरोसा है। सबसे सेफ खुद का एफडी, खुद के एफडी पे ही लोन दे सकते हैं, खुद का एफडी, फिर उससे थोड़ा कम एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये लोन कभी भी एनपीए नहीं होते, कभी भी प्रोविजन नहीं बनाना पड़ता। सबसे प्यारी चीज है ये 5 सिक्योरिटीज, ठीक है। लोन टू स्टाफ, बहुत बार बैंक क्या बोलता है, अपने एम्प्लॉयज को परक्विजिट में उनका लालन पालन, उनका ख्याल रखने के चक्कर में उनको लोन देता है एज ए एम्प्लॉयर। लोन नहीं दिया एज अ बैंकर, लोन दिया एज ए एम्प्लॉयर, उनकी जो एम्प्लॉयज की पॉलिसीज है उसके हिसाब से। तो ये रेगुलर एडवांस नहीं है, इसको बैलेंस शीट में अदर एसेट्स में भी, अदर एसेट्स की हेडिंग आती है, उसमें भी अदर में बताना पड़ता है। लेकिन अगर उसने जॉब छोड़ दिया तो अब वो हमारा एम्प्लॉय नहीं रहा, ठीक है, उस लोन को वापस एडवांसेस में शिफ्ट कर देना पड़ता है। अगर आप लोन एज अ बैंकर दोगे, नॉट एज ए एम्प्लॉयर, एज अ बैंकर, फिर तो वो रेगुलर एडवांस में ही जाएगा। तो अगर आप आपके स्टाफ को बहुत प्यारा लोन देते हो एज अ एम्प्लॉयर, तो अदर एसेट्स में भी, अदर्स में जाता है। लोन अगर दोगे एज अ बैंकर तो एडवांसेस में जाएगा, ठीक है। इन लोन्स में जनरली ऐसा बोला जाता है, पहले पूरा प्रिंसिपल रीपे कर दीजिए, पहले पूरा का पूरा प्रिंसिपल रीपे कर दीजिए, फिर बाद में इंटरेस्ट पे करना। इससे ओवरऑल इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है बैंक के एम्प्लॉइज को। आरबीआई ने बोला कोई भी चीज हो, जब तक अग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, अग्रीमेंट में जो भी बात लिखी है, इंटरेस्ट कब पे करना, पैसा कैसा पे करना, जब तक अग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, वो लोन कभी भी एनपीए नहीं होगा। भले ही इनिशियल ईयर्स के लिए इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो आरबीआई ने बोला स्टाफ लोन के केस में जब तक अग्रीमेंट फॉलो हो रहा है, अग्रीमेंट की डेट्स फॉलो हो रही है, तब तक वो लोन एनपीए के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे सेवियर्स के बारे में हमने बात की, सेवियर्स के बारे में, रेगुलराइजेशन इज अ सेवियर, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी इज अ सेवियर, सुपर 5 सिक्योरिटी इज अ सेवियर, और आखिरी में लोन टू स्टाफ दिया है, उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, इट इज अ सेवियर। ये 4 सेवियर्स है, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा
थोड़ा सा एक्सेप्शन मिल जाता है, थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है ऐसे लोन्स को। तो गाइज अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया एनपीए के नॉर्म्स, वी आर थ्रू विथ, हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग खत्म कर चुके हैं आपके एनपीए नॉर्म्स को, और हम लोग खत्म कर चुके हैं आरबीआई के एक्सेप्शंस को और क्लैरिफिकेशंस को। आइए, एक्सेप्शंस क्लैरिफिकेशंस को हम खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं हम लोग ड्राइंग पावर कैलकुलेशन में। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, जब भी बोरर आता है तो उसकी उसकी हिस्ट्री को देखकर, उसके प्रेजेंट को देखकर, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर, उसके फ्यूचर को देखकर एक मैक्सिमम कितना लोन देना चाहिए, मैक्सिमम फाइनेंशियल एक्सपोजर कितना होना चाहिए, वो कंप्यूट किया जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर कंप्यूट किया जाता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम कितना फाइनेंशियल एक्सपोजर होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सैंक्शनड लिमिट। उसको सैंक्शनड लिमिट बोलते हैं। उसमें भी ब्रेकअप होता है, उसमें भी ब्रेकअप होता है कि मैक्सिमम इतना टर्म लोन देना, मैक्सिमम इतना वर्किंग कैपिटल लोन देना, मैक्सिमम इतना एक्सपोर्ट के लिए लोन देना, मैक्सिमम इतना एलसी देना, मैक्सिमम इतना गारंटी देना, उसमें ब्रेकअप होता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर जो मैक्सिमम एक्सपोजर निकाला जाता है, मैक्सिमम लिमिट्स निकाली जाती है, उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं सैंक्शनड लिमिट, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ को देखकर। फिर आपको दूसरा बताना है ड्रॉइंग लिमिट मतलब क्या। अगर वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स के सिक्योरिटी के बेस पे दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। तो फिर करंट एसेट्स का क्या स्टेटस है, आपके स्टॉक का क्या स्टेटस है, आपके डेटर का क्या स्टेटस है, इसको ध्यान में रखकर करंट जो वैल्यू है, करंट जो आपके स्टॉक है उसको ध्यान में रखकर, ठीक है, वापस एक लिमिट कैलकुलेट की जाती है। अभी जो सिक्योरिटी है, प्राइमरी सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू क्या चल रही है, उसको देखकर एक मैक्सिमम लिमिट निकाली जाती है, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग पावर। फर्क क्या है, सैंक्शन लिमिट निकाली जाती है ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर, और ड्रॉइंग लिमिट हर क्वार्टर में निकाली जाती है, करंट एसेट के वैल्यू को देखकर, ठीक है। आइए, अब ये कैलकुलेट करने का तरीका कैसा होगा, ये पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी हुआ करती थी जिसको ऑडिटर अप्रूव किया करते, बहुत पुरानी बात है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में कैलकुलेशन का तरीका सैंक्शन लेटर में होता है, हमारे मॉड्यूल में इसको अपडेट करना भूल गए हो, ठीक है। सैंक्शन लेटर केस में था। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा है या आया हुआ है। देखिए, सपोज स्टॉक है 1000 करोड़ का, है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमने हमने सामने वाले को लोन दिया है, ठीक है, स्टॉक के बेसिस पे, डेटर के बेसिस पे सामने वाले को लोन दिया है, और सामने ने डिफॉल्ट किया। अब क्या होगा, देखो डिफॉल्ट हुआ, देखो आपको सिंपल ऐसे ही बोलना है, लोन दिया है और अब डिफॉल्ट हुआ, तो उसमें क्या होगा। सबसे पहले जिन लोगों ने स्टॉक प्रोवाइड किया था और उनको अभी तक पैसे नहीं मिले, क्रेडिटर्स अपना स्टॉक लेकर जाएंगे, उनका पहला हक बनता है। जिन्होंने ये स्टॉक दिया था, ठीक है, उनको अगर अपना पैसा नहीं मिल रहा है तो वो स्टॉक लेकर जाएंगे, उनका पहला राइट बनता है। इसलिए जितना भी स्टॉक है उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर आप माइनस कर दो, क्योंकि उनका पहला राइट बनता है स्टॉक के ऊपर। जिन क्रेडिटर्स को हमने बिल्स पेबल दे दिए थे, उनका भी पहला, बिल्स पेबल या लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया था, उनका भी पहला राइट बनता है, वो अपना स्टॉक लेकर चले जाएंगे। तो जो क्रेडिटर्स है वो अपना स्टॉक लेकर चले जाएंगे, जो बिल्स पेबल के होल्डर्स है, एलसी का बेनिफिट, एलसी जो भी, ठीक है, जो भी बिल्स पेबल होल्डर है, एलसी होल्डर्स है, वो भी अपना स्टॉक लेकर चले जाएंगे। 1000 करोड़ में से 300 करोड़ माइनस हो गए, 600 करोड़ बचा है। अब ये जो बच जाएगा ना, ये बैंक को मिलेगा, लेकिन बैंक बोलता है 600 करोड़ का मार्केट में 600 करोड़ मिलना जरूरी थोड़ी है, वैल्यू कम हो सकती है, मार्केट में वैल्यू गिर सकती है, इसलिए मार्जिन डिडक्ट करता है। ये मार्जिन कितना डिडक्ट होगा, ये आपके सैंक्शन लेटर में होता है, जो लोन सैंक्शन होता है उस लेटर में होता है। तो यहाँ पे 25% माइनस किया है, 100 करोड़ और माइनस हो गया, 300 करोड़ का लोन मिलेगा। ध्यान दो, बहुत सिंपल, 1000 करोड़ का स्टॉक था,
1000 करोड़ का स्टॉक था, अगर डिफॉल्ट होगा तो जो ये स्टॉक प्रोवाइडर्स है, क्रेडिटर्स को माइनस कर दो, बिल्स पेबल वालों को माइनस कर दो, उसमें से फिर आप मार्जिन मनी को डिडक्ट करो, जितना बचेगा उतने अमाउंट, ठीक है, उतने अमाउंट का फाइनेंसिंग हो सकता है। तो 300 करोड़ का फाइनेंसिंग हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब मैं डेटर की बात करूं। डेटर 1000 करोड़ के, डेटर में से भी इन एलिजिबल डेटर, जैसे फॉर एग्जांपल इन डेटर, ये देखो कोई डेफिनेशन दी हुई नहीं है, आपको बराबर प्रॉब्लम में हिंट देंगे। अगर 6 महीने के ऊपर हो गए, 6 महीने के ऊपर हो गए, तो कोई भी बैंक बोलेगा अरे यार 6 महीने के ऊपर हो गए, ऐसे घटिया क्वालिटी के डेटर को देखकर थोड़ी मैं लोन दूंगा। इन एलिजिबल डेटर, बहुत पुराने डेटर हो गए, फॉरेन करेंसी डेटर हो गए, ऐसे डेटर जिसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, बहुत पुराने डेटर, फॉरेन करेंसी डेटर, आप एक काम करो उसको माइनस कर दो। जो इन एलिजिबल डेटर है, खराब क्वालिटी के डेटर है, पहले आप उसको माइनस कर दो। 1000 करोड़ में से 200 करोड़ माइनस कर दे, 800 बचे। इसमें से भी सब लोग पैसा देंगे जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो आप मार्जिन डिडक्ट करो, मार्जिन 40%। सर कहां से है? सैंक्शन लेटर में होगा, मैं तो अंदाजे से लिख बोला हुआ है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैंने बोला हुआ है। तो 480 करोड़ बचे, तो स्टॉक के ऊपर 300 करोड़ की फाइनेंसिंग हो जाएगी, और 300 करोड़ की फाइनेंसिंग हो जाएगी, और जो आपका डेटर है उसके ऊपर 480 करोड़ की फाइनेंसिंग हो जाएगी। तो दोनों को मिलकर, ठीक है, 300 और 480 दोनों को मिलकर 780 करोड़ की फाइनेंसिंग हो जाएगी। 780 करोड़ का फाइनेंसिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए नाउ, अब हमारे दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी, अब हमारे दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। जो इनिशियल लिमिट निकलती है सैंक्शन लिमिट है, हर क्वार्टर में जो लिमिट निकलती है करंट एसेट्स के वैल्यू के बेसिस पे, उसको हम लोग सैंक्शन लिमिट बोलते हैं, ठीक है। लोन का अमाउंट ना सैंक्शन लिमिट को क्रॉस कर सकता है, ना ड्राइंग लिमिट को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब आप बताएंगे बैंक की क्या ड्यूटी है? बहुत सिंपल है बैंक की ड्यूटी। दोस्तों बैंक की ड्यूटी बहुत सिंपल, बैंक की ड्यूटी बहुत सिंपल है। बैंक की ड्यूटी है ड्राइंग पावर। हर 3 महीने के अंदर डेटा इकट्ठा करना, स्टॉक का डेटा, क्रेडिटर्स का डेटा, स्टॉक का डेटा, क्रेडिटर्स का डेटा, डेटर्स का डेटा, इनिशियल डेटर्स का डेटा, ठीक है, सबका डेटा इकट्ठा करना, मार्जिन, ठीक है, सारा का सारा डेटा इकट्ठा करना, फिर कैलकुलेशन का जो तरीका दिया है, फॉर्मेट दिया है, उसमें उसको फीड करना और ड्राइंग पावर निकालना। बैंक की ड्यूटी है हर 3 महीने में उनको कंप्यूट करना है ड्राइंग पावर, और उनको उनको देखना है कि अगर स्टॉक स्टेटमेंट उनको देखते रहना है। अगर स्टॉक स्टेटमेंट समय पे नहीं आया, ठीक है, तो वो हो जाएगा इरेगुलर, ऐसा चलता रहा मोर देन 90 डेज तो इट विल बिकम एनपीए। देखना है, अगर चीजें नहीं मिल रही है तो एनपीए हो जाएगा, अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो भी एनपीए हो सकता है। तो बहुत सिंपल है ड्राइंग पावर निकालना और चीजों को कंटिन्यूअसली एनालाइज करते रहना कि कोई चीज एनपीए तो नहीं हो जा रही है। ये दो ही काम है बैंक के, ये दो ही काम बैंक के है, ठीक है। फिर ऑडिटर काम बस वही चेक करना, ऑडिटर का यही काम है, जो डेटा आया था, क्वार्टर एंड पे जो डेटा था, ठीक है, वो जो डेटा है जो डेटा यूज किया गया, वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, क्वार्टरली रिटर्न आए थे, उससे मैच होता है कि नहीं। अगर मंथली डेटा भी आता है तो उस मंथ एंड का जो डेटा है और क्वार्टर एंड का जो डेटा है, जैसे अप्रैल में जून मंथ का डेटा और अप्रैल में जून क्वार्टर का डेटा आखिरी में, इट शुड मैच। तो देखना है कि भाई मंथली डेटा जो आ रहा है, क्वार्टर डेटा जो आ रहा है, वो आपस में मैच हो रहा है ना। फिर एनुअल डेटा जो आ रहा है 31 मार्च का, वो भी आपस में मैच हो रहे ना, वेदर मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल डेटा वेदर दे अग्री विद ईच अदर, पे देखना डेटा बराबर आ रहा है ना। और जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो सैंक्शन लेटर के हिसाब से बराबर डिडक्शंस किए ना, बराबर मार्जिन मनी डिडक्ट किया है ना, और फिर हमको, ठीक है, और फिर हमको, ठीक है, आपका मार, और फिर उसके बाद में हम लोगों को प्रॉपर ड्राइंग लिमिट मिल रही है ना, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, पहले आपको पता है इनिशियली सैंक्शन लिमिट निकलती है, फिर ड्राइंग लिमिट निकलती है, फिर बैंक की जिम्मेदारी और ऑडिटर की जिम्मेदारी। बैंक की जिम्मेदारी ऑडिटर की जिम्मेदारी एकदम सिमिलर है, बस दो ही चीज पे तो फोकस करना है उनको, ठीक है, डेटा बराबर है और कैलकुलेशन बराबर है, दैट्स इट, ठीक है। आइए, अगर मैं स्टॉक ऑडिट की बात करूं, तो जो बहुत बड़े बड़े लोन है, इस बार उन्होंने वो मॉनिटरी लिमिट को निकाल दिया। जो बहुत बड़े बड़े, इट इज मैंडेटरी, जो बहुत बड़े बड़े लोन्स है, एक लिमिट के ऊपर के लोन, जनरली 5 करोड़, 5 करोड़ या उसके ऊपर के, 5 करोड़ के ऊपर के जो लोन हो जाते हैं, बैंक क्या करता है, एक डिफरेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा एक डिफरेंट सीए फर्म को अपॉइंट करता है। जाओ जाकर देखो इनके कंपनी में सही में इतना स्टॉक या डेटर है कि नहीं है, जाकर देखो।
कंसोर्शियम लोन है तो लीड बैंक अपॉइंट करता है स्टॉक ऑडिटर को, तुम जाकर देखो, और उसकी रिपोर्ट सबको देता है कि देखो स्टॉक ऑडिट में ये बातें निकल के आई। तो बैंक हर साल बड़े लोन्स में इंडिपेंडेंटली एक दूसरे सीए फर्म को अपॉइंट करके स्टॉक ऑडिट करवाता है। रिपोर्ट में हमको क्या बताना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात हमको रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी कि लोन देते वक्त कोई गलत, इलीगल, अनअप्रूव्ड, पुअर क्वालिटी सिक्योरिटी तो नहीं ले ली। फिर लोन देने के बाद में रेगुलरली कैलकुलेशंस बराबर हो रहे हैं ना, और जो लिमिट निकल रही है वो लिमिट को फॉलो किया जा रहा है ना, उसको क्रॉस तो नहीं किया जा रहा, और कहीं पे ऐसा तो नहीं कि अकाउंट इरेगुलर हो जा रहा है। तो ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई इनिशियली जो आपको इनिशियली जो सिक्योरिटी मिली है वो सिक्योरिटी बराबर है ना, आपको देखना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशंस बराबर हो रहे ना, लिमिट अदर हो रही ना, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। चलिए दोस्तों, हम लोग कम ऑन गाइस, हम लोग एनपीए नॉर्म्स देख चुके हैं। वी हैव सीन एनपीए नॉर्म्स। हम लोग उसके एक्सेप्शंस और क्लैरिफिकेशंस हम लोग देख चुके हैं। हम ड्राइंग लिमिट का लंबा चौड़ा जो था वो हम लोग देख चुके हैं। पहले सैंक्शन लिमिट, फिर ड्राइंग लिमिट, फिर बैंक की जिम्मेदारी, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी, करेक्ट, फिर स्टॉक ऑडिट, और आखिरी में क्या, ठीक है, जो भी गलत बात है वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है। नाउ आइए, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये बड़े काम की चीज है। इवैल्यूएशन, अरे भाई, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो एनपीए के अंदर, एडवांसेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज, एडवांसेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज था। क्या था सबसे बड़ा चैलेंज आपके एनपीए का? वो निपट गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप क्यूमुलेटिव रिविजन्स और क्यूमुलेटिव ओवरव्यू, ऑडिट के अंदर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्यूमुलेटिव रिविजन्स और क्यूमुलेटिव ओवरव्यू करते रहना पड़ेगा आपको, या फिर ये लेक्चर्स को बार बार सुनते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस बेस पे। तो आपके दिमाग में चीजें खुलती जाएगी, दिमाग खुलता जाएगा, चीजें बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखिए इस बात का। क्यूमुलेटिव रिविजन, 2 दिन का क्यूमुलेटिव रिविजन, और जब से शुरू किया उसका क्यूमुलेटिव ओवरव्यू। हाँ, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, नेक्स्ट ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा नेक्स्ट, मतलब सिर्फ टॉपिक, हाँ ऐसी ऐसी बातें थी, टॉपिक 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 टॉपिक, 10-15 मिनट में निपट जाना चाहिए। ये आपको कंटिन्यूअस बेस पे करता है ना। और जो मजा आएगा, हमारा परम क्वेश्चन बैंक 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ में, तो वहां हम लोग और चौके छक्के मारेंगे। तब तो एकदम दिमाग के अंदर चीजों को सीमेंट ही कर डालेंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की। भाई एडवांसेस के अंदर सबसे पहले हमको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है कि नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। बस आपको प्रोसेस को इमेजिन करना, यू हैव टू इमेजिन द प्रोसेस। जैसे ही सामने वाला बंदा, कोई भी बंदा लोन के लिए आता है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस। सामने वाले की सामने वाले की एबिलिटी है क्या रीपे करने की, उसकी सैलरी और एग्जिस्टिंग लोन्स देखकर, उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स, ठीक है, उसकी सैलरी को देखकर, उसके बिजनेस के प्रॉफिट्स को देखकर, ठीक है, हमको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले का एबिलिटी टू रीपे है क्या। हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स देखते हैं, उसके अगले 5 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि सामने वाले का एबिलिटी टू रीपे है क्या, उसका क्रेडिट वर्दीनेस है क्या। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब, क्रेडिट मतलब लोन, क्या सही में उसको लोन देना चाहिए क्या, और कितना लोन देना चाहिए। सभी बैंक्स के अंदर जैसे ही बोरर आता है, सबसे पहले इस चीज को चेक किया जाता है। इसके लिए प्यारा सा इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, कि लोन देना कि नहीं देना, और देना तो कितना लोन देना। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये रीपे कर सकता है, लेकिन डिफॉल्ट हुआ तो, इसलिए सिक्योरिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। सिक्योरिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। जो भी सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है, ठीक है, वो लीगली उसका टाइटल क्लियर है ना, उसमें डिस्प्यूट तो क्लियर है ना, डिस्प्यूट तो नहीं है ना, हम एसेट को बेच पाएंगे ना, वो देखना चाहिए। और एसेट की वैल्यू बराबर है ना, वो पूरा लोन कवर कर रही है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। मोटा मोटी 2 चीजों पे ध्यान होता है कि लीगली हम इसको बेच करके पैसा वसूल कर पाएंगे ना, और उसकी सही सफिशिएंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो लोन को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 बातों पे ध्यान दिया जाता है। अब आप देखिए अब आप देखिए आपका सबसे बड़ा आपको क्या मिलता है सिक्योरिटी में? फिक्स एसेट्स। उसके बारे में कुछ बातें बोलेंगे। उससे छोटा और क्या आपके बैलेंस शीट में? फिक्स एसेट। उसके नीचे एसेट कौन सा आता है? इन्वेस्टमेंट। उसके नीचे क्या आता है? इन्वेंट्री। तो बहुत सिंपल, फिक्स एसेट में दोनों में आप पहले सभी सिक्योरिटी में आप देखना है कि टाइटल क्लियर है ना, टाइटल इनका लीगल टाइटल बिल्कुल क्लियर ना, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ना, और हम इसको आसानी से बेच पाएंगे ना जब जरूरत पड़ेगी तो। और वैल्यूएशन, हम लोग बेच पाएंगे और वैल्यूएशन की बात करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, सेम,
ठीक है, इसका टाइटल क्लियर है ना, हम इसको बेच पाएंगे ना, उसका वैल्यू बराबर है। इन्वेंटरी की बात करें, इन्वेंटरी में दो चीजें हो सकती है। अगर स्टॉक बोरर के पास रखा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथिकेशन। और अगर ये स्टॉक बैंक के पास में रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेज। दोनों में बहुत सिंपल सी बात है। अगर स्टॉक अभी भी बोरर के पास रखा है तो हम लोग हमारा एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि जिस दिन लोन दिया था, कितना स्टॉक था, उसके डिटेल्स होते हैं। और हर 2-3 महीने में स्टेटमेंट आता रहता है, उसको अपडेट करते रहते हैं। हाइपोथिकेशन केस में हम लोग इनिशियल स्टॉक को देखते हैं और हर मंथली या क्वार्टरली बेस पे उसको अपडेट कर रहना बराबर, ये किया जाता है। प्लेज के, ठीक है, और कुछ ऑफिसर्स जाके सरप्राइज विजिट करते हैं। प्लेज के केस में स्टॉक मिलता है, जब स्टॉक आया था तो बराबर काउंटिंग करके रखाना, आज सेफ और सिक्योर स्टॉक है ना, उसकी काउंटिंग करके देखो, ये देखना पड़ेगा। प्लेज में तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, जो इंश्योर करे कि सिक्योरिटी लीगल टाइटल क्लियर है, ओनरशिप सही है, हम कभी भी उसको बेच सकते हैं और उसका अमाउंट सही है। और उसका अमाउंट सही है, ये चेक करने के लिए हमारे पास में ये चेक करने के लिए ये चेक करने के लिए क्रेडिट, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अब सब बराबर हो गया, उसकी सिक्योरिटी में से मार्जिन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि सिक्योरिटी में से मार्जिन डिडक्ट करे, क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो सकती है। डिडक्ट करने के बाद में अमाउंट आएगा। अब एक सही बंदे ने, सीनियर बंदे ने, ठीक है, जितना बड़ा लोन है उसके हिसाब से ऑथराइजेशन देना चाहिए। ऑथराइजेशन देने के बाद में अग्रीमेंट्स और पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन के बाद में पूरा अग्रीमेंट बनेगा, प्रॉमिसरी नोट बनेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स बराबर बनने, इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। पैसे सामने वाले को देने के बाद एंड यूजर फंड, पैसा इसने लिया था धंधे के लिए, सही में धंधा कर रहा है ना, ये चेक करने के लिए भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। और आखिरी में हम लोग देखेंगे कि साल भर में रेगुलर ऑपरेशंस चल रहे हैं ना, अकाउंट में नॉर्मल रिसीट पेमेंट चल रहा है ना, हमको ईएमआई बराबर हर महीने आ रहा है ना, ये चेक ऑपरेशंस चेक करने के लिए भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। लेट्स फ्रीज गाइस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए सबसे पहले। बोरोर आया, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी की लीगल और वैल्यूएशन की बातें चेक करने के लिए, सिक्योरिटी मिलने के बाद मार्जिन डिडक्ट करने के लिए होना चाहिए, डिडक्ट करने के बाद ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन के बाद में लोन का यूटिलाइजेशन बराबर उस डॉक्यूमेंट्स के लिए होना चाहिए, लोन की यूटिलाइजेशन के लिए होना चाहिए, और ऑपरेशन के लिए, एक अच्छे बैंक में एडवांसेस के लिए, इन सब चीजों के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नाउ आइए, नाउ एडवांसेस, अब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया। हमने देखा कि एडवांसेस के अंदर ऐसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है कि नहीं, वो हमने देख लिया। अब आखिरी में जो एडवांसेस है, वो एडवांसेस बराबर है ना, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। एडवांसेस बराबर है ना, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। आइए, ठीक है। नाउ बी प्राउड ऑफ एडवांसेस, बी प्राउड ऑफ एडवांसेस, ये शॉर्टकट है। सबसे पहले बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, अगर एडवांसेस फॉरेन करेंसी में है तो क्लोजिंग का प्रॉपर रेट लेकर उसको वैल्यू किया है ना, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बराबर है ना, ये देखना चाहिए। फिर प्रोविजन, ये देखना चाहिए। अगर एडवांसेस में पैसे रेगुलरली नहीं मिल रहे, अगर एनपीए हो गया, तो कैटेगरी के हिसाब से प्रॉपर प्रोविजनिंग बनाया है कि नहीं बनाया है, वो देखना पड़ेगा। उसके भी ऊपर और कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या, उसके बारे में सोचना चाहिए। भाई आरबीआई तो इतना बोला है, इससे भी और प्रोविजन ज्यादा बनाना चाहिए कि हम लोगों ने, वो सोचना चाहिए, देखना चाहिए। फिर रिकवरेबिलिटी, जो बोरोअर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो लिक्विडेटर बताता है कि कितनी रिकवरी हो सकती है, उसके हिसाब से प्रोविजन बनना चाहिए, खासकर इंसॉल्वेंसी में। बी प्राउड दोस्तों, बी स्टैंड फॉर बेस ऑफ वैल्यूएशन बराबर है ना, पी स्टैंड फॉर प्रोविजनिंग बराबर बनाया ना, आर स्टैंड फॉर रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बराबर है ना, ठीक है। ओ स्टैंड फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स, जितने भी, ठीक है, 31 मार्च के जितना आउटस्टैंडिंग लोन है उतना ही आना चाहिए उस दिन तक, ठीक है। उस दिन तक जितनी भी रिकवरी है उसकी अकाउंटिंग हो जाना चाहिए, और सही में जो आउटस्टैंडिंग है उतना ही दिखना चाहिए, और जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है वो लेजर से मैच होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट सारी रिकवरी के बाद में है ना, और लेजर से मैच हो रहा है ना, वो हमको देखना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस में और नए ब्रांचेस में बहुत बार ऐसा होता है, लोन दिया,
लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, आखिरी के लोन रिकॉर्ड करना भूल गए, ऐसा हो सकता है, चेक करना पड़ेगा न्यू ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस में कोई लोन अनरिकॉर्डेड तो नहीं है। फिर जो भी लोन्स लेंगे सबके डॉक्यूमेंट्स दिखने चाहिए, सबका एप्लीकेशन दिखना चाहिए, सबका क्रेडिट वर्दीनेस दिखना चाहिए, सबकी सिक्योरिटी दिखनी चाहिए, मार्जिन सारे ऑथराइजेशन, अग्रीमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, गारंटीज, सब कुछ दिखना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखने चाहिए। फिर ड्यू टू बैंक, ड्यू टू बैंक, जितना लोन बैंक को ड्यू है उतना ही दिखना चाहिए। बहुत बार लोन की रीस्ट्रक्चरिंग होती है, लोन के अमाउंट को कम किया जाता है, उसको स्प्रेड किया जाता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, रीशेड्यूलिंग होती है। फिर बहुत सी बार कंसोर्शियम लोन होता है, जितना बैंक का है उतना ही दिखना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। डिस्क्लोजर ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस को नेचर के हिसाब से, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से डिस्क्लोज किया जाता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज किया जाता है, विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया के हिसाब से डिस्क्लोज किया जाता है। नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर है ना। लेट्स फ्री गाइस, बी प्राउड ऑफ एडवांसेस, B for basis of valuation, P for provisioning, R for recoverability, O for outstanding, U for unrecorded advances, D for documents, D for due to bank, और फिर D for 3D है आखिरी में, D for disclosure of advances। ठीक है, कौन से एडवांस हमको सिलेक्ट करनी चाहिए? सबसे पहले जितने भी लार्ज वैल्यू एडवांस है सारे सिलेक्ट करनी चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम अकाउंट्स हैं, आरबीआई की टीम या फिर बैंक की इंटरनल टीम या इंटरनल ऑडिटर, कितने भी प्रॉब्लम अकाउंट्स है वो सारे के सारे सिलेक्ट करने चाहिए। बाकी में से सैंपल बेस पर, रैंडम बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। दिस एब्सोल्यूट क्लैरिटी गाइज। हम लोग एनपीए नॉर्म्स कर चुके हैं, उसके क्लैरिफिकेशन कर चुके हैं, ड्राइंग पावर कर चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल कर चुके हैं, ऑडिट ऑफ एडवांसेस हम लोग कर चुके हैं। आइए अब एडवांसेस के बाद में एसेट साइड का मेजर चंक हम लोग देख चुके हैं, एक कैसा होना चाहिए बैंक के अंदर, ये चीजें कैसी होनी चाहिए ये हम लोग देख चुके। अब आगे, अब दोस्तों आगे अगर मैं आगे बात करूं तो इनकम्स, आरबीआई बड़े प्यार से समझाता है कि इनकम रिकॉग्निशन, आरबीआई बड़े प्यार से समझाता है कि इनकम रिकॉग्निशन कैसे होना चाहिए। रेटिंग ऑफ रेवेन्यू बाय पीएम एंड सीएम, ये हमारा शॉर्टकट है। रेटिंग ऑफ रेवेन्यू, रेटिंग ऑफ रेवेन्यू बाय पीएम एंड सीएम, ये हमारा शॉर्टकट है। आइए, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रिवर्सल ऑफ इनकम। देखिए 4 तरह के रिवर्सल होते हैं। जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है, उसके ऊपर के अक्रूड इनकम को रिवर्स कर दिया जाता है और कैश बेसिस पे शिफ्ट किया जाता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा रिवर्सल होता है इनकम अकाउंट में, इसकी वजह से बहुत बड़ा डेबिट होता है। अब एक बहुत प्यारी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सपोज लोन गारंटेड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी लोन को एनपीए से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन लोन को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर रेगुलरली पैसे नहीं मिल रहे तो यहां पर अक्रूअल बेसिस को छोड़ दिया जाएगा, उसको अक्रूड इंटरेस्ट को रिवर्स कर दिया जाएगा और कैश बेसिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी प्रोविजन फॉर एनपीए से बचा सकता है, कैश बेसिस से बचा नहीं सकता है दोस्तों। फिर आप आइए, अगर किसी बोरोअर, कोई बोरोअर अगर एनपीए हो जाता, अगर कोई बोरोअर एनपीए हो जाता है, अगर कोई बोरोअर दोस्तों एनपीए हो जाता है, ठीक है, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम तो रिवर्स होगी, उसी बोरोअर से मिलने वाली कोई फीस इनकम हो, कमीशन इनकम है जो अक्रूड है, वो भी रिवर्स कर देना पड़ता है, उसको भी कैश बेस पे शिफ्ट कर देना पड़ता है। अगर कभी भी बैंक की तरफ से गलती होती है, एक का इंटरेस्ट दूसरे में चले गया, कोई भी गलती हो जाती है, फ्रीक्वेंसी गलत हो गई, कैलकुलेशन गलत हो गया, अगर होती है तो बैंक को इसकी वजह से भी रिवर्सल करना पड़ता है। बहुत बार बोरोअर गलती बताता है, डिस्प्यूट बताता है, तुमने अग्रीमेंट में कुछ लिखा था, प्रॉमिस कुछ किया था, तुम कुछ और कर रहे हो, डिस्प्यूट होता है। इसमें अगर बोरोअर सही है तो आपको उन गलतियों को भी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो आप समझिए इस बात को, ठीक है। एनपीए के ऊपर रिवर्सल ऑफ इनकम होता है, एनपीए के ऊपर रिवर्सल ऑफ कमीशन और फीस होता है, फिर रॉन्ग अकाउंटिंग का रिवर्सल होता है, बोरोअर के कंप्लेन करने पर भी चीजें रिवर्स होती है। आपको एज अ ऑडिटर देखना पड़ता है कि रिवर्सल्स बहुत रेयर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो बराबर है कि नहीं। आइए, नाउ आर स्टैंड फॉर रिवर्सल हो गया, रेटिंग ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रेटिंग ऑफ रेवेन्यू बाय पीएम एंड सीएम शॉर्टकट है, आर हो गया। ए फॉर अलोकेशन ऑफ बिल डिस्काउंटेड, बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है। जब बिल खरीदते तो क्या एंट्री पास होती है, बिल अकाउंट डेबिट, बिल खरीद रहे 100 रुपए का बिल आ रहा है डेबिट,
डिस्काउंट इनकम अकाउंट क्रेडिट 10 रुपए टू कैश अकाउंट, ठीक है 90 रुपए, 10 रुपए की इनकम हो गई बैंक की। ये जो 10 रुपए की इनकम है ये एक प्रकार की इंटरेस्ट इनकम है। अगर बिल 4 महीने का है तो ये 10 रुपए 4 महीने की इनकम होती है, मतलब हर महीने का 2.5, हर महीने का 2.5 का इनकम होता है, ठीक है। तो अब उसमें अगर ऐसा रहा, एक महीना इस साल का है और 3 महीने अगले साल के हैं, एक महीना इस साल का, एक महीना इस साल का है और 3 महीने अगले साल में है, तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक महीना, ठीक है, एक महीना तो देखो 4 महीने का बिल था, करंट ईयर में एक ही महीना कवर होता है और बाकी 3 महीने अगले साल। जितना पीरियड अगले साल में जाता है, जितना पीरियड अगले साल में जाता है, उतना इनकम आपको उतना इनकम आपका अगले साल का है। पार्ट ऑफ द इनकम, जब भी बिल डिस्काउंट किया जाता है, अगर बिल का टेन्योर अगले साल में जा रहा है, तो पार्ट ऑफ द इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। उस इनकम को ट्रांसफर करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, इसलिए उसको ट्रांसफर करते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वे। डिस्काउंट इनकम अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में। ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस शीट में अदर लाइबिलिटीज में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के अंदर उसको बताया जाएगा। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि जब भी बिल डिस्काउंट करते हैं तो उसकी जो इनकम होती है, डिस्काउंट इनकम को इंटरेस्ट इनकम होती है, उसको अपोर्शन करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ इट विल बिलोंग टू करंट ईयर एंड पार्ट ऑफ इट विल बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। टी स्टैंड फॉर रेटिंग, टी स्टैंड फॉर टेस्ट चेक, टी स्टैंड फॉर टेस्ट चेक। टी स्टैंड फॉर टेस्ट चेक के बारे में हम बात करते हैं। टेस्ट चेक इज दैट सैंपल बेसिस। आरबीआई बोलता है इतने वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन होता है, आप बिल्कुल सैंपल बेसिस पे, टेस्ट चेक बेसिस पे चीजों को चेक कर सकते हो, फिर वो इंटरेस्ट इनकम की बात हो या फीस या कमीशन की बात हो। देन आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट में कौन सी इनकम आती है, जो डिबेंचर्स बॉन्ड्स में इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, वो इंटरेस्ट इनकम आता है, और शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड कमाते हैं वो डिविडेंड आता है। अब ये जो इनकम्स होती है इसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। जो डिविडेंड अपने ही सब्सिडरीज का है, अपने ही जॉइंट वेंचर्स का है, ठीक है। ये पैसिव इनकम नहीं है, ये एक्टिव इनकम है या ऑपरेशनल इनकम है। इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट इनकम से निकालकर अदर इनकम में डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम से निकालकर अदर इनकम में उसको डाल देते हैं, पहली बात। दूसरा, ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। सर ये क्या होता है ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट? जब भी आप कोई डिबेंचर बॉन्ड खरीदते हो, आपको याद है अकाउंट्स में आप पढ़ चुके हो, यू पे फॉर अक्रूड इंटरेस्ट। आप अक्रूड इंटरेस्ट के लिए पे करते हो, ठीक है। जितना आपने पैसा अक्रूड इंटरेस्ट के लिए पे किया, आप उसको कॉस्ट कॉलम में डेबिट नहीं करते, उसको इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट करते हो। मतलब इंटरेस्ट अकाउंट में आप डेबिट करते हो। जब इंटरेस्ट इनकम होती है तो वो डेबिट नॉक ऑफ हो जाएगा और जो नेट आपकी इनकम है वही आपकी होती है। तो वो बोल रहे ध्यान रखना, जितना आपने पे किया था अक्रूड इंटरेस्ट के लिए, उसको इंटरेस्ट कॉलम में, इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट करके डिडक्ट कर डालो। तो सब्सिडी जॉइंट वेंचर का डिविडेंड डिडक्ट करके अदर इनकम में बताते हैं। ब्रोकन पेड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट के लिए आपने जो पेमेंट किया है, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम में वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। और ये आप पे क्यों कर रहे हो? इंटरेस्ट कमाने के लिए, इसलिए वहीं पे एडजस्ट होना चाहिए। आगे, बहुत बार आप सिक्योरिटी को रिडेम्पशन वैल्यू से ज्यादा में खरीदते हैं। रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपए थी, लेकिन आपने खरीदा 105 रुपए में, आपने 5 रुपए ज्यादा पे किए। वापस आपने 5 रुपए ज्यादा क्यों पे किए? क्योंकि आपको पता था कि आपको इस पे ज्यादा कमाई हो रही है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इस पे ज्यादा कमाई हो रही है, आपको इस पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट इज प्रीमियम, ठीक है। वो प्रीमियम होता है, ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो प्रीमियम जो आपने ज्यादा पे किया, आपने इंटरेस्ट इनकम के लिए पे किया है, आपको ये प्रीमियम धीरे धीरे राइट ऑफ करना पड़ता है। सपोज 5 रुपए का प्रीमियम पे किया और रिडेम्पशन को 5 साल है,
तो आप एक एक रुपया हर साल राइट ऑफ करेंगे कहां पे? इंटरेस्ट इनकम से एडजस्ट करेंगे। जो प्रीमियम आपने ज्यादा पे किया है, 5 रुपए एक्स्ट्रा पे किया, आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, 5 साल में आपको इंटरेस्ट इनकम से एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट विद इंटरेस्ट इनकम। तो 3 तरह के आपके डिडक्शंस हो गए। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में बताते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशन भी होता है ईयर एंड पे, इसको भी हम लोग आरबीआई, इसको भी हम लोग अदर इनकम में बताते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। रेटिंग में एन स्टैंड फॉर एनपीए। अगर एनपीए एनपीए का इफेक्ट क्या होता है, 3 चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमने फाइनेंस लीज पे एसेट दिया है, फाइनेंस लीज पे एसेट देना मतलब एक प्रकार से फाइनेंसिंग करना, इट इज नथिंग बट लोन गिवन। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट इनकम बुक करनी पड़ती है बैंक को एज पर एएस 19 के हिसाब से, यहाँ पर भी सेम रूल है। अगर समय पे पैसा मिलना बंद हो गया, इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो वो एनपीए हो जाता है। और अगर एनपीए हो गया तो हम अक्रूड इनकम को रिवर्स कर देंगे और कैश बेसिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब फाइनेंस लीज इज नथिंग बट लोन गिवन, और यहाँ पे एनपीए का वही इफेक्ट होता है जो एक नॉर्मल लोन पे होता है। ठीक है, फाइनेंस लीज से कोई प्रोटेक्शन मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोन गिवन ऑन द बेस ऑफ सुपर 5 सिक्योरिटीज। loan given loan given on the base of super 5 securities, loan given on the base of super 5 securities। सर ये क्या होता है? सपोज लोन दिया 100 का, सपोज लोन दिया 100 का और सिक्योरिटी की वैल्यू है 125। ठीक है, लोन दिया 100 का और सिक्योरिटी की वैल्यू 125। 125 सिक्योरिटी की वैल्यू है, कितना एक्स्ट्रा है? 25 रुपया एक्स्ट्रा है। भाई क्या बोलता है आरबीआई? आरबीआई बोलता है अगर आपके पास में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में मार्जिन है, टू द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन, आपका जितना एक्स्ट्रा है उतना आप अक्रूड इंटरेस्ट बुक करते रहो। अगर आपके पास, आरबीआई को इतना भरोसा है सुपर 5 सिक्योरिटी पे, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा 25 है, टू द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन आपको चीजों को, ठीक, टू द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन आप अक्रूवल बेसिस को कंटिन्यू कर सकते हो। टेकआउट फाइनेंस क्या होता है? आइए दोस्तों, बस इसको खत्म करते हैं हम लोग। टेकआउट फाइनेंस क्या होता है? नाउ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। टेकआउट फाइनेंस क्या होता है? ठीक है, जब एक बैंक का लोन दूसरा बैंक टेक ओवर कर लेता है तो उसको टेकआउट फाइनेंस बोलते हैं। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, बड़ी बड़ी बैंक जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर देते हैं। एक बार, ठीक है, एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, पैसे मिलने लग जाते हैं, जैसे अपना अटल सेतु है, पैसे मिलने लग जाते हैं, उसके बाद एसबीआई बोलता है कि मुझे मेरा पैसा फ्री करना है, तो वो बोलता है दूसरे बैंक्स को कि आइए अब इस लोन को टेक ओवर कर लीजिए, अब इसमें कोई खास रिस्क बची नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 4-5 लोग मिलकर भी टेक ओवर कर सकते। तो बहुत सिंपल है, एक बैंक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग करता है, चीजें ऑपरेशन होने के बाद में बाकी बैंक्स उसको टेक ओवर कर लेते हैं, उसको टेकआउट फाइनेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलिए, सपोज एक लोन एनपीए हो गया था, और उसका टेक ओवर कोई और कर रहा है। ऐसा भी होता है, एनपीए लोन्स का भी टेक ओवर होता है, क्योंकि सामने वाले बैंक को ज्यादा भरोसा होता है कि हमारे कनेक्शंस और हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम पैसे को वसूल कर लेंगे। इनका कहना है अगर एनपीए लोन टेक ओवर हो रहा है, एनबीए लोन टेक ओवर हो रहा है, तो जो बैंक के बुक्स में एनपीए हुआ था उन्होंने कॉन्जर्वेटिव चलना चाहिए। माना लोन टेक ओवर हो गया, डोंट बुक एनी इनकम टिल द टाइम मनी इज रिसीव्ड आइदर बाय द टेकिंग ओवर बैंक, जब तक इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलता बाय टेकिंग ओवर बैंक या फिर बोरोर। बहुत सिंपल है, कभी अगर एनपीए लोन का टेक ओवर हुआ तो बैंक को कोई भी इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं करना जब तक इंटरेस्ट की कमाई नहीं होती है, बाय टेकिंग ओवर, बाय द टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूट या फिर बोरोर जो है, जब तक वो पे नहीं करता। जनरल पॉइंट्स आपको चेक करना है बहुत ही सिंपल से। अनरिकॉर्डेड इनकम कोई नहीं होनी चाहिए, जो इनकम रिकॉर्ड हो रही है बैंक की होनी चाहिए, सही अमाउंट पे होनी चाहिए, सही पीरियड पे होनी चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बैंक कमीशन कमाता है, रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बैंक फीस और कमीशन कमाता है। ये जो फीस और कमीशन कमाता है इसको इमीडिएटली बुक मत करो, इसको ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग पीरियड बुक करो।
आप उसको रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी अगले 5 साल के लिए दे रहे हो, तो उसकी जो फीस और कमीशन की इनकम है मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगले 5 साल तक बुक करिए। अगर पार्शियल रिकवरी होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का आउटस्टैंडिंग था, 8 लाख प्रिंसिपल, 2 लाख इंटरेस्ट, 1 लाख मिला, क्या होगा? अग्रीमेंट देखना पड़ेगा। अग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम इसको प्रिंसिपल की रिकवरी ट्रीट करेंगे कि इंटरेस्ट ट्रीट करेंगे। अग्रीमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग बदल जाएगी। अगर रिकवरी ट्रीट करेंगे तो अकाउंटिंग बदल जाएगी, अगर इनकम ट्रीट करेंगे तो अकाउंटिंग बदल जाएगी। तो आपको अग्रीमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर अग्रीमेंट साइलेंट है तो स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या हो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर गलती से ही पता चलता है कि अगर ये जो पैसे जो रिकवरी हो रही है, ठीक है, ये कोई फ्रेश सोर्स ऑफ फंड नहीं है, बैंक ही ये पैसा दे रहा है, तो प्लीज अनर्थ मत करिए, कभी इनकम बुक मत करिए। मैनिपुलेशन अगर आपको दिखते हैं तो मैनिपुलेशन के अंदर कभी भी इनकम बुक ना करें। तो अग्रीमेंट फॉलो करें, अग्रीमेंट नहीं है तो स्टैंड पॉलिसी फॉलो करें। ठीक है? और कभी भी ऐसा पता चला कि कोई रियल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं, मैनिपुलेशन है, तो इंटरेस्ट इनकम तो कभी भी उसमें बुक ना करें। ठीक है? आरबीआई ने 2 मैच्योरिटी लेवल दी हुई है। आरबीआई ने 2 मैटेरियल दी है, जो इनकम ग्रॉस बेस पे बुक करते हैं, जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड, 1% ऑफ टोटल इनकम, 1% ऑफ टोटल इनकम। और जो इनकम हम लोग नेट बेसिस पे बुक करते हैं, ठीक है? जो इनकम हम लोग नेट बेसिस पे बुक करते हैं, जैसे आपकी प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वहां पे 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर 1% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है? आइए नाउ, अब अगर हम बात तो आपको दी है, ये लिमिट के नीचे अगर आपकी इनकम है, बिल्कुल चिंता मत करिए। छोटी मोटी इनकम है, यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं की, सीधा कैश बेस पे बुक किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन बिल्स फॉर कलेक्शन की इनकम सर्विस इनकम है। जब तक बिल कलेक्ट नहीं होता, कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता, तब तक बिल्स फॉर कमीशन की इनकम बुक नहीं करना चाहिए। मेमोरेंडम अकाउंट, हमने तो बोल दिया कि एनपी अकाउंट्स में आपको रिवर्सल मारना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन आपको हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, किससे कितने पैसे लेना है, किससे लोन के कितने पैसे लेना है, इंटरेस्ट से कितने पैसे लेना है। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर मेमोरेंडम रिकॉर्ड रख सकते हो, लोन का अकाउंट रख सकते हो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अक्रू करते रहिए, ताकि हमेशा पता चलता रहे टोटल कितना पैसा लेना है, उसमें प्रिंसिपल का कितना है और इंटरेस्ट का कितना है, पता रहना चाहिए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर होता है ये सब कुछ। बैलेंस शीट में जो आपको लोन दिखता है उस वो तो बिना अक्रूड इनकम के होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। आज के टारगेट से थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट है, कोई बात नहीं। अगर लेक्चर में मजा आया तो जरूर से इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स होते हैं वो आप दीजिए। कल थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए, उसको हम लोग जरूर कवर करेंगे।